तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज की इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी में जुट गए होंगे। साथियों, काफ़ी दिनों से प्रमोशन एग्जामिनेशन नहीं हो रहे। अप्रैल के बाद जो है ये देखिए आप मई में एक एग्जामिनेशन हुआ था, उसके बाद 20 अगस्त को अभी एग्जामिनेशन हुआ। और कई सारे साथी जो हैं इस बैंक का नाम भी नहीं जानते होंगे। वाह, क्या नाम है! इलाकाई देहाती बैंक। इलाकाई देहाती बैंक, है ना। कितने साथी हैं जिन्होंने ये नाम सुना था? नमस्कार कर रहे हैं कोई साथी। सुनील सिंह जी नमस्कार कर रहे हैं। तो जरा फटाफट अगर बता दीजिए इस बैंक का नाम कोई साथी ने सुना होगा आज के सेशन में जितने लोग हैं। तो वाह, सुना है बोल रहे हैं। अमित अग्रवाल जी जम्मू में है, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, प्रमोशन एग्जामिनेशन हुआ था 20 अगस्त को, और इस प्रमोशन एग्जाम में जो सवाल आए थे उससे हमको आने वाले प्रमोशन एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे उसके लिए दिशा मिलता है। और साथ ही साथ हमको एक क्वेश्चन बैंक मिलता है जिससे कि बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने से बच जाते हैं। जब भी रिकॉल क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप देखिएगा जितने सारे बैंकों के अगर रिकॉल क्वेश्चन आपके पास हो गए तो 40 to 50% तैयारी हो जाती है, क्योंकि उस रिकॉल क्वेश्चंस के जो बॉक्स होता है उसी में से सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में आते हैं। तो इसी कड़ी में आज एक साथी ने सवाल साझा किए। 20 अगस्त को अभी एग्जाम हुआ था, तो ये स्केल 2 to 3 प्रमोशन एग्जाम का सवाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इलाकाई देहाती बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के तहत 16 जुलाई 1979 को एक आरआरबी स्थापित किया गया जिसे इलाकिया देहाती बैंक कहते हैं, और ये जो है भारतीय स्टेट बैंक स्पॉन्सरशिप है और जम्मू एंड कश्मीर में ये संचालित है। तो इसकी 110 शाखाएं हैं, ज़्यादातर श्रीनगर, बडगाम और अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, जम्मू इसमें है। 110 शाखाएं और 3 एक्सटेंशन काउंटर है। तो अगर आप देखेंगे ग्रामीण बैंक के हिसाब से, तो ग्रामीण बैंक में अभी जैसे अपॉर्चुनिटी प्रमोशन एग्जाम्स की बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। पिछले 1-2 साल से ज़्यादा अभी बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और नए लोगों को प्रमोशन देने के लिए जो अभी आपका एक स्ट्रक्चर भी पास किया है उसके आधार पर जो है ये संभावनाएं अभी प्रमोशन के ज़्यादा हैं और नए लोग भी इसमें आएंगे। प्लस आरआरबी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सरकार की जो गाइडलाइंस अभी आने वाली हैं और जो बनी हुई हैं उसके आधार पर भी आप को एक हिंट मिलेगा आने वाले दिनों में, संकेत मिलेगा। जैसे कि पहले 600 से ज़्यादा आरआरबी थे, अब धीरे धीरे करके वो एक स्टेट में आरआरबी को मर्ज किया जा रहा है। ठीक उसी तरह नेशनल लेवल पे भी इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसके बारे में अभी कुछ दिनों में आपको दिखेगा। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे इलाकिया देहाती बैंक के प्रश्नों का, और कुछ प्रश्न जो हैं, जितने भी प्रश्न डिस्कस किए जाते हैं रिकॉल सेक्शन में हो चाहे आपके लाइव सेशन में, आपके लिए वो मोती बराबर हैं। जैसे मोती को हम चुप रखते हैं ना, अपने पास संभाल संभाल के रखते हैं, ठीक उसी तरह ये क्वेश्चंस हैं। क्योंकि क्वेश्चंस को जितनी देर में हम सुनते हैं वो क्वेश्चन याद हो जाते हैं, और इतनी तरीके से याद हो जाते हैं कि प्रमोशन एग्जाम में फिर तो निशाना सही जगह ही लगेगा। तो चलिए ये सिलसिला शुरू करते हैं। ये प्रमोशन एग्जाम हुआ था 20 अगस्त को, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलाकिया देहाती बैंक जम्मू एंड कश्मीर पर। इसके स्पॉन्सर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्केल 2 से 3 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये सवाल है आपका, स्केल 2 के लिए सवाल आया था, और सवाल देखिए, टोटल व्हाट इज द टोटल फिक्स एसेट ऑफ द बैंक एज ऑन 31 मार्च 2023। तो यहाँ पर फिक्स एसेट के बारे में सवाल यहाँ पर बताया गया कि फिक्स एसेट कितना है। तो जरा कोई साथी बताएंगे? अमित अग्रहरी जी, फिक्स्ड एसेट के बारे में बताइए। तो फिक्स्ड एसेट क्या होता है? अगर हम बैंक के बैलेंस शीट की बात करेंगे तो फिक्स्ड एसेट किसे कहते हैं, जरा डिस्कस करते हुए चलेंगे, है ना, तो अच्छा रहेगा। अमित जी बताइए। ठीक है सर हमारा एडवांस होता है सर, एडवांस सेक्शन। फिक्स्ड एसेट एडवांसेस होता है।
और कोई साथी बताएगा बैंक में फिक्स एसेट क्या होता है? यस सर जागृत। फिक्स एसेट जैसे कि हो गया। हेलो। हाँ हाँ। फिक्स एसेट हमारा सर बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये भी फिक्स एसेट में आता है। ओके, ये बढ़िया बताए। फर्नीचर हो गया और बिल्डिंग हो गया, ये फिक्स एसेट होता है। लेकिन अगर यही सवाल इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो ऐसे बताएंगे तो कैसे, मजा नहीं आएगा ना जागृति जी। अगर हम किसी को समझाना है, एक बच्चे को समझाना है फिक्स एसेट क्या है, तो कैसे समझाएंगे, क्या ही बोलेंगे? ऐसा एसेट्स जो हमको लॉन्ग टाइम तक इनकम देता हो, अच्छा, ये भी अच्छा वो प्रयास किए हमारा लेकिन, प्रयास किए लेकिन वो, थोड़ा वो सा। हमारा सर फिक्स एसेट होगा। तो कुछ हद तक जागृत प्रसाद ने अच्छा बताया, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा एसेट, ऐसी ऐसी आस्ति जिसका इस्तेमाल फर्म जो है लंबे समय के लिए करने के लिए उसको परचेस किया हो, ऐसे एसेट्स को फिक्स एसेट कहते हैं। इसका इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए इसका जो इस्तेमाल है लंबे समय के लिए उस कंपनी को या उस फर्म को चलाने के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है, उसको बोलते हैं फिक्स एसेट। एक साथी बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, जरा कोई बता दें आवाज आ रही है बढ़िया तरीके से आपको? तो यहाँ पर देखिए हमारे फिक्स एसेट में क्या होता है, फर्नीचर, हम फर्नीचर लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रीज, लैंड, बिल्डिंग, ये फिक्स एसेट में आते हैं। तो ये एक नया जो चीज है, सवाल आया। नॉर्मली फिक्स एसेट के बारे में पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो कोई सवाल नहीं आया कि फिक्स एसेट के बारे में कहीं पूछा हो, लेकिन यहाँ पर फिक्स एसेट के बारे में पूछा कि फिक्स एसेट कितना है। और ये इलाकिया देहाती बैंक का जो फिक्स एसेट है 3.06 करोड़, 31 मार्च 2023 की अगर बैलेंस शीट में देखेंगे तो फिक्स एसेट जो होगा इलाकिया देहाती बैंक का 3.06 करोड़ है। तो इसीलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारे साथी ने साझा किया बैलेंस शीट के बारे में, तो ये क्या संदेश देता है? ये सवाल संदेश देता है कि हम अगर प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और तो हमें सबसे पहले बैलेंस शीट को जानना होगा, वो भी खास तौर से जो ईयर एंडिंग क्लोजिंग होती है उसकी बैलेंस शीट पूरी तरह याद होनी चाहिए। तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ याद होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ याद होनी चाहिए, और कोई बताएंगे? हाँ जी, विजय ताम्रकार जी या तो कोई भी साथी, प्रियंका जी, तो आप बताइए कोई साथी जरा, हम लोग चर्चा करते करते 10-15 मिनट में सेशन समाप्त कर देंगे। और जब चर्चा करेंगे तो आपको याद भी हो जाता है। बैलेंस शीट में आप देखिएगा, बैलेंस शीट के जो शेड्यूल्स हैं, बैलेंस शीट में 12 शेड्यूल्स हैं, 12 चीज़ों को याद कर लीजिए। और 5 चीज़ें और एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ। तो 12 चीज़ों को याद कर लेंगे, जैसे कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया, एनपीए हो गया, एडवांसेस हो गया, डिपॉजिट हो गया, सीडी रेशियो हो गया, कासा हो गया, फिर आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो हो गया, फिर प्रॉफिट पर बिजनेस, बिजनेस पर ब्रांच, प्रॉफिट पर ब्रांच, बिजनेस पर एम्प्लॉय, प्रॉफिट पर एम्प्लॉय, और आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो। इतना सारा चीज याद कर लेंगे तो आपका बिजनेस रिलेटेड सवाल हल हो जाते हैं। तो ये पहला सवाल पूछा गया, टोटल फिक्स एसेट। फिक्स एसेट ऐसी संपत्ति होती है जिसका इस्तेमाल लंबे समय के लिए फर्म करती है, जिनमें फर्नीचर, इक्विपमेंट, फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग जैसे आते हैं, और ये है अब 3.6006 करोड़। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। FIR is required for how many fake note detected in a single deposit at काउंटर, बैंक काउंटर? तो किसी बैंक के काउंटर में अगर किसी प्रधान खजांची या कैशियर को एक सिंगल डिपॉजिट में कितने नकली नोट मिल जाते हैं, तब उसको FIR मैंडेटरी होता है। ये सवाल का जवाब तो आप लोग दे सकते हैं बढ़िया तरीके से, और सवाल का जवाब देकर बताइए जरा कितने नोट होने चाहिए। यस, सलीम रेजा जी बोल रहे हैं कि 5। 5 और above। हाँ हाँ, यस यस, थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दीजिए तो प्रियंका जी।
कि जैसे आप तो कैश लेन देन करते हैं ज़्यादातर प्रियंका जी? यस सर। ओके। तो जैसे कोई ग्राहक आया आपके पास, तो आप कैसे जांच करते हैं नकली नोट का लेके आपके पास है चीजें जानने के लिए? सर पहले तो हम लोग काउंट करते हैं, उसके बाद अ, जो सॉर्टिंग मशीन है उसमें देते हैं। अगर कोई मतलब अगर कोई सस्पिशियस लगा तो फिर हम लोग मतलब ब्रांच मैनेजर से पूछते हैं। पूछने के बाद अगर मतलब लेस देन 5 नोट्स है तो तब तो हम लोग ऐसे ही मतलब वो क्या कहते हैं, हम्म, सर वो जो हाँ हाँ। उसको सर काउंटर मशीन के अल्ट्रा वायलेट किरण से गुजारते हैं। ओके। हाँ अगर वहां डिटेक्ट हो जाता है तो नकली नोट माना जाता है। बहुत बढ़िया। और उसकी दो चार चीजें प्रॉपर्टीज रहती है नकली नोट पहचानने के। तो हम्म। मेन तो मुख्यतः सर काउंटर नोट का अल्ट्रा वायलेट किरण कराता है। ओके। तो ये हमारे साथी ने अच्छा बताया, प्रियंका जी ने और जागृत प्रसाद ने। तो ये मैं आपको और थोड़ा क्लेरिफाई कर देता हूँ कि नॉर्मल जो अभी 2017-18 से देखेंगे तो बैंकों में जो नकली नोट की संख्या में वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि हो रही थी। लेकिन ये जो डिमोनेटाइजेशन होने के बाद नकली नोट बहुत कम हो गए, नकली नोट कम हो गए। अब नकली नोटों की संख्या में ज़्यादातर बड़े नोट होते हैं, छोटे नोट में नकली नोट कम पाए जाते हैं। तो जब भी नोट काउंटर में आते हैं तो सबसे पहला जो आपका पकड़ने का या उसको डिटेक्ट करने का तरीका होता है आपका हाथ। क्योंकि जब हाथ से गिनते हैं तो आपका हाथ में सेंसर जो ह्यूमन सेंसर लगा रहता है, और वो जो है आपको बता देता है कि ये नकली नोट है। क्योंकि नॉर्मली आप रोज आप 10 लाख 20 लाख नोट्स पे आपके उंगलियां जा रही हैं, तो हाथों में एक सेंसर होता है। क्या वो जितने सारे नोट्स को जा रहे हैं उसके थिकनेस, उसके जो ये चीज़ें जो धागा, ये सब को पहचानता है। वाटर मार्क्स, छोटी छोटी जो माइक्रो लेटरिंग, ये सब को ना आपकी उंगलियां जो हैं, जो लेटेंट इमेज है, ये सब को पढ़ता रहता है आइडेंटिफिकेशन को, आपकी उंगलियां। तो सबसे पहला चेकिंग हो जाता है आपकी उंगलियों से, क्योंकि एक दिन में आप 40 लाख 50 लाख नोट रिसीव करते हैं, किसी ब्रांच का रिसीट होता है उतना। तो आपके हाँ उंगलियों के माध्यम से आप जान लेते हैं। फिर जो अगर जहाँ सस्पेक्ट होता है तो हाथ ही बता देता है आपको कि यहाँ पर गड़बड़ी है। तो आप नॉर्मली क्या क्या चीज़ें आप जब डाउट होता है तो देखते हैं, तो उसमें पहले सिक्योरिटी थ्रेड होता है। सिक्योरिटी थ्रेड जो यहाँ देखो, यहाँ पर पट्टी एक दिख रही है जिसमें एक पट्टी उभरा हुआ है, अंदर है बाहर है, अंदर है बाहर है, इस तरह से सिक्योरिटी थ्रेड्स है। और दूसरा देखते हैं वाटर मार्क्स, जब आप लाइट में देखते हैं तो वाटर मार्क्स दिखता है। तीसरा देखते हैं माइक्रो लेटरिंग, मतलब जो छोटे छोटे अक्षर लिखे रहते हैं। 500 का नोट छोटा 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 कितने बार लिखा रहता है ना जागृत जी? बहुत ज्यादा लिखा रहता है नोट, आप लोग देखेंगे उन्होंने मैग्नीफाई ग्लास भी रहता है आपके पास, तो उस नोट को देख सकते हैं। तो ये जो नोट्स होते हैं इसमें अंदर छोटे छोटे लिखे रहते हैं, 500 500 ऐसे लिखा रहेगा। फिर जो होता है लेटेंट इमेज, लेटेंट इमेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जहाँ पर वैल्यू लिखी होती है वो आंखों के सामने 45 डिग्री के कोण पर झुकने पर दिखता है। ऐसे करके दिखेंगे ना, तो ऐसा करके दिखता है वो, कोण पर झुकाने पर वो दिखता है। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं अलग अलग किसी में। इसमें जैसे अभी देखिए 500 का नोट है तो कितने लाइंस भी हैं यहाँ पर, दो ये ग्रिड है, 1 2 3 4 5 है, 5 ग्रिड हैं। तो ये हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं। इस तरह के ये कुछ चीज़ें होती हैं आइडेंटिफिकेशन। फिर जो एंटागिलो प्रिंटिंग्स होती है, इसकी प्रिंटिंग्स जो होती है ना, वो इस तरह से होती है। एक स्पेशल प्रिंटिंग इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि महात्मा गांधी के जो फोटोज होते हैं, आरबीआई की जो सील्स होती है, गवर्नर के जो वचन पत्र होते हैं, शपथ होते हैं, उनके साइंस होते हैं, वो उभरे हुए रहते हैं। ऐसा प्रिंट रहता है कि वो इंटीग्लो प्रिंटिंग बोलते हैं, इंटेग्लो प्रिंटिंग। जिसमें कि एक डिजेबल पर्सन जो जिसको दिखाई नहीं देता वो भी उसको छू के जान जाएगा ये कौन सा नोट है। तो इस तरह का चीज रहता है। फिर उसके बाद उसमें एक कलर बदलने वाली स्याही का इस्तेमाल भी किया जाता है, कलर चेंजिंग इंक का भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये चीज़ें जो हैं आप देख के जानते हैं। फिर उसके बाद जैसा कि जागृत प्रसाद ने कहा कि आपको यूवी लैंप इस्तेमाल करते हैं। यूवी लैंप से पता चल जाता है, उसकी सारी कलर चेंज हो जाती है। जितनी सारी चीज़ें अभी मैंने बताया वहाँ लैंप में रखेंगे, लाइट जलाएंगे तो वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो अभी हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद होता है, जैसा कि अभी प्रियंका जी ने बताया, सॉर्टिंग मशीन से मशीन्स में रख दो तो नकली नोट को इधर फेंक देगा, अलग रोक देगा वहां पर, और बाकी नोट सही नोट होगा तो बता देगा। तो ये नकली नोट मिलने पर हम उसको जब्त करेंगे, जब्त करके उसको रसीद देंगे, और रसीद देने के बाद उसको जो है, अगर वो नोट 4 से ज़्यादा पाया गया, कितना, 4 से ज़्यादा सिंगल डिपॉजिट में, तो एफआईआर मैंडेटरी है। उसको रसीद देंगे, नोट को जब्ती बनाएंगे, नोट की सीरीज नोट करेंगे, डायरी में रजिस्टर में नोट करेंगे। फिर उसके बाद 4 से ज़्यादा नोट है, मतलब 5 या 5 से अधिक, अबव 4 मतलब 4 तक आया है तो एफआईआर करने की ज़रूरत नहीं है। 4 से ज़्यादा मतलब 5 नोट पाए गए तो फिर एफआईआर मैंडेटरी है। और एफआईआर जब करेंगे तो पुलिस जो है वो नोट ले जाते हैं, फिर जांच कराने के बाद उसको कोर्ट में गवाही के तौर डालने के बाद फिर उसको वापस देते हैं। तो उसको संभाल के 3 साल तक रखना है, जब पुलिस के पास से हमारे पास आए, क्योंकि जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी फिर आपको पेश करना पड़ेगा। और अगर 4 से कम नोट आए, 4 या 4 से कम नोट आए तो आपको एफआईआर करने की जरूरत नहीं है। महीने भर में जितने भी नोट आए रजिस्टर में नोट करेंगे, फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड रिपोर्ट अपने नोडल ऑफिस को भेज देंगे, और फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे महीना खत्म होने के 15 दिनों के बाद। आरबीआई को महीना खत्म होने के 7 दिनों के बाद बताना होता है कि हमारे यहाँ इतना नकली नोट मिले, और बाकी जो आपके नोडल ऑफिस और पुलिस को है 15 दिनों के अंदर देना है। तो ये हो गया एफआईआर के बारे में जो पूछा गया था, कि एफआईआर इज रिक्वायर्ड फॉर हाउ मेनी फेक नोट्स डिटेक्टेड इन ए सिंगल डिपॉजिट एट बैंक ब्रांच काउंटर, इट इज अबव 4, मतलब 5 या 5 से अधिक पाए तो इसको एफआईआर करना मैंडेटरी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द एनुअल इनकम क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन लोन फॉर सब्सिडी एलिजिबिलिटी अंडर सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स। तो ये जरा कोई साथी जरा बताएंगे जरा ये इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स क्या हैं, तो बढ़िया रहेगा, है ना। विजय ताम्रकार जी बताएंगे जरा, कुछ है इसमें CSIS कुछ स्कीम्स है बैंक में जिसमें लोगों को इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। हाँ जी, और कोई बताएंगे? प्रियंका जी आपको मालूम है क्या है इंटरेस्ट सब्सिडी? हाँ हाँ विजय जी बताइए। केसीसी में मिलता है सर, हम्म, किसान क्रेडिट कार्ड में मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड में मिलता है इंटरेस्ट सब्सिडी, मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड में? किसान क्रेडिट तो क्वेश्चन तो किसान क्रेडिट कार्ड क्वेश्चन में इंटरेस्ट समय पर मिलता है ना सर। सवाल जो है एजुकेशन लोन के बारे में पूछा है, कि एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, उसके लिए उनके पेरेंट्स की इनकम क्या है, इनकम क्राइटेरिया क्या है, ये बोला गया है। तो जो भी भारत के जो युवा नागरिक हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको अच्छी पढ़ाई मिल पाए। गरीब घर का व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उनके पास फीस पटाने के लिए, या वो जो बालक है वो पढ़ना है अच्छे, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए पैसे नहीं है। होनहार बच्चा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उनके माता पिता की आय कम है जो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन लोन होता है। एजुकेशन लोन में उनमें एक प्रोविजन दिया गया है कि सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम है, ये भारत सरकार की सब्सिडी स्कीम है, जिसके तहत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का जो आय है 4.5 लाख है, सालाना फैमिली आय है 4,50,000, तो उनको सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम के तहत जितने समय तक बच्चा पढ़ता है, मोरेटोरियम पीरियड तक का जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट की राशि सरकार दे देती है। बताइए कितना अच्छी सुविधा है। 4 साल की पढ़ाई है और प्लस 1 साल का मोरेटोरियम है, तो जो पूरा मोरेटोरियम है 5 साल का हो गया, 5 साल में जितना इंटरेस्ट लगा वो पूरा गवर्नमेंट दे देगा। तो ये सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम से एजुकेशन लोन के लिए, ये जो है इंडिया में पढ़ाई करते हैं उनके लिए होता है। तो इनके लिए जो पेरेंटल इनकम दिया गया है ₹4.50 लाख पर एनम फैमिली का इनकम होना चाहिए। यहाँ पर विजय ताम्रकार जी 8 लाख बता रहे हैं एनुअल इनकम,
8 लाख एनुअल इनकम जो है वो विदेश में जो पढ़ने जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर सब्सिडी स्कीम्स फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है 8 लाख इनकम। क्यों? क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं, उनके लिए फैमिली इनकम 8 लाख है। और एक है पढ़ो परदेश, जिसमें कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट हैं वो जाते हैं विदेश पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, तो उनको जो फैमिली इनकम है 6 लाख पर एनम दिया गया है। तो ये 3 तरह की सब्सिडी स्कीम्स है। एक होता है आपका CSIS, जिसको सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम्स कहते हैं, इसमें फैमिली इनकम 4.5 लाख होनी चाहिए। और जो भी सब्सिडी स्कीम्स है इसमें जितनी देर तक बच्चा पढ़ता है उसके मोरेटोरियम पीरियड में, उस मोरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट 100% फ्री रहता है, इंटरेस्ट की सब्सिडी दी जाती है। इंटायर सब्सिडी विल बी गिवन इन मोरेटोरियम पीरियड, इंटायर मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट जो है सब्सिडाइज कर दिया जाता है। तो पहला है CSIS जिसमें 4.5 लाख, दूसरा है पढ़ो परदेश जिसमें 6 लाख फैमिली इनकम, और तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर सब्सिडी स्कीम जिसमें है 8 लाख रुपए एनुअल इनकम फैमिली का। तो ये सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, कौन बनेगा करोड़पति की स्टाइल में। ए लोन ग्रांटेड फॉर short duration crop will be treated as NPA if the installment of principal or interest thereon remains overdue for how many dash dash dash। अगर एक लोन जो है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए दिया गया है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का जो लोन है वो NPA ट्रीट होगा अगर उसका इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट कितने दिन तक ओवरड्यू रहा। तो ये सवाल पूछा गया है। यस, कोई साथी जवाब दीजिए। और क्रॉप सीजन और सर 1 ईयर। टू क्रॉप सीजन। बहुत बढ़िया मीना जी। हाँ, 2 क्रॉप सीजन है ना। क्रॉप सीजन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है? प्रियंका जी या मीना जी कोई बताइए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एक ऐसी क्रॉप होती है जिसका पैदावार 1 साल के अंदर आ जाए, 12 महीने के अंदर अगर पैदावार आ जाती है, फसल आ जाता है, तो उसको शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कहते हैं। तो ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए अगर लोन दिए हैं तो वो NPA हो जाएगा अगर वो 2 क्रॉप सीजन ओवरड्यू हो गया। मतलब अभी क्रॉप सीजन अभी आ गया, फसल आ गई, नहीं पटाया, दूसरा क्रॉप सीजन फसल आ गई, नहीं पटाया, तो फिर ये NPA हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं 2 क्रॉप सीजन। तो इसका आंसर होगा, अगर वो 2 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू हो गया तो NPA कहलाएगा। और एक होता है अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है जिसकी पैदावार 1 साल से ज़्यादा में आती है, तो फिर वहाँ पर एक क्रॉप सीजन में ही ओवरड्यू हो गया तो फिर NPA कहलाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, सरल सा सवाल, व्हाट इज द इंचोट चेक्स। इंचोट चेक्स के बारे में पिछले साल भर सभी प्रमोशन एग्जाम में, खास करके RRB के एग्जामिनेशन में, चाहे 0 to 1 हो, 1 से 2 हो, 2 से 3 हो, 3 है ना, 2 से 3 हो, सब में ये सवाल पूछता है इंचोट चेक्स क्या है। और इंचोट चेक्स ऐसे Complete चेक को checks, कहते हैं जो चेक इनकम्प्लीट हो। क्या हो? जो एक इनकम्प्लीट चेक हो। और इनकम्प्लीट चेक किसे कहते हैं प्रियंका जी? इनकम्प्लीट चेक किसे कहते हैं बताइए जरा। ऐसा चेक जो जिसमें डेट, मान लीजिए डेट नहीं पड़ी तो इनकम्प्लीट है हाँ सर। ना। और बताइए और कैसे हो सकता है? सर जिसमें शायद अमाउंट भी ठीक से नहीं लिखा हुआ है, वर्ड में लिखा है और क्या बोलते हैं, नंबर में नहीं लिखा हुआ है, डेट में कोई नहीं, प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। मान लीजिए साइन कर दिया है और बाकी चीज छोड़ दिया, इनकम्प्लीट चेक हो गया। हाँ हाँ साइन कर दिया है, अमाउंट भी लिखा है, डेट भी लिखा है, पेई का नाम छोड़ दिया है, इनकम्प्लीट चेक हो गया। ये इनकम्प्लीट है, कोई भी हिस्सा इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर कई बार हायर स्केल में ये भी पूछ लेता है कि इनकम्प्लीट चेक को कौन पूरा कर सकता है। बेरर जिसके हाथ में आया वो पूरा कर सकता है ना। तो व्हाट इज द इंचोट चेक्स, मतलब ऐसा चेक जो इनकम्प्लीट है, उसमें चेक कंप्लीट। चेक कंप्लीट कब होगा? डेट पड़ी होनी चाहिए, पे का नाम पड़ी होनी चाहिए, और
उसमें अमाउंट पड़ी होनी चाहिए, अमाउंट्स इन वर्ड भी पड़ी होनी चाहिए, सिग्नेचर भी होनी चाहिए। इसको तो कंप्लीट चेक बोलेंगे ना। इसमें कुछ भी मिसिंग होगा तो इनकम्प्लीट चेक होगा। तो इनकम्प्लीट चेक को बोलते हैं इंचोर्ड चेक्स बोलते हैं। और जो इंचोर्ड चेक्स है इसकी व्याख्या कौन से एक्ट में की गई है? कौन से एक्ट में इसकी व्याख्या की गई है? एनआई एक्ट में की गई है अंडर सेक्शन 20। अंडर सेक्शन 20 ऑफ एनआई एक्ट 1881 में अगर कोई व्यक्ति साइन करके कोई चेक डिलीवर कर देता है और बाकी चीज़ें ब्लैंक रख देता है तो उसको इनकम्प्लीट चेक कहते हैं। तो कोई भी चीज़ ब्लैंक रख सकता है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या की गई है 20 और उसमें ये कहा गया है कि उसको कोई भी पूरा कर सकता है ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द प्रोविजन, अच्छा नहीं यहाँ लिखा है प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड अकाउंट सोन इन विच शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट। स्टैंडर्ड अकाउंट में जो प्रोविजन किया जाता है वो कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है? कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है बैलेंस शीट के? तो कोई साथी बताएंगे? अभी देखिए हम लोग जब भी बैंकिंग करते हैं ना तो पहले बैलेंस शीट पढ़ते हैं। बैलेंस शीट में अपने बैंक का बिजनेस पढ़ते हैं, लेकिन उसी बैलेंस शीट के कुछ शेड्यूल्स होते हैं। बैलेंस शीट में 12 शेड्यूल होते हैं और P&L मिला के 16 शेड्यूल होते हैं। तो जो प्रोविजंस होते हैं वो कहाँ पर रखे जाते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जो प्रोविजंस होते हैं वो अदर लायबिलिटी और प्रोविजंस में रखे जाते हैं और वो प्रोविजन जो होते हैं वो अंडर शेड्यूल 5 में होते हैं। अदर लायबिलिटी और प्रोविजन में रखे जाते हैं, शेड्यूल 5 में ये दिखाया जाता है। तो शेड्यूल, अगर शेड्यूल की बात करें बैलेंस शीट की, तो आप देखे होंगे कई बार सेशन में हम लोग बैलेंस शीट शेड्यूल को पढ़ाए कि 12 शेड्यूल्स होते हैं बैलेंस शीट में। और 12 शेड्यूल में पहला जो शेड्यूल, मतलब इसमें क्या होता है, जो 12 शेड्यूल्स में पहला शेड्यूल जो लाइबिलिटी साइड्स होते हैं, जो पहला शेड्यूल्स होता है शेड्यूल 1 में, वो कहलाता है आपका कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल कहलाता है। शेड्यूल 2 में रिजर्व प्लस सरप्लस। शेड्यूल 3 जो सबसे पॉपुलर सीरीज का शेड्यूल 3 होता है वो डिपॉजिट्स होता है। क्या डिपॉजिट। डिपॉजिट्स होता है? हाँ, कितने प्रकार के डिपॉजिट होते हैं मीना जी शेड्यूल 3 में? आप लोग अपने सर ये बैलेंस शीट देखेंगे तो भी जान जाएंगे। सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, है ना। तो डिमांड डिपॉजिट में सेविंग डिपॉजिट और आपका करंट डिपॉजिट आता है, फिर टाइम डिपॉजिट आता है। फिर शेड्यूल 4 में आता है बोरोविंग। बोरोविंग मतलब बाहर से अगर आपने कहीं से उधारी लिया है तो बोरोविंग। और शेड्यूल 5 में आता है अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। तो ये 5 शेड्यूल आ गया आपका लाइबिलिटी साइड। फिर शेड्यूल 6 आता है कैश इन हैंड, जो आपका कैश और बैलेंस रहता है ना, वो शेड्यूल 5 में आता है। शेड्यूल 7 में आता है बैलेंसेस विथ मनी एंड कॉल डिपॉजिट, जो शॉर्ट नोटिस रहता है उसमें आता है। और शेड्यूल 8 में आता है आपका इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल 9 में आता है आपका एडवांसेस और शेड्यूल 10 में आता है आपका फिक्स एसेट। और शेड्यूल 11 में आता है अदर एसेट्स और शेड्यूल 12 में आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो ये 12 शेड्यूल आपको याद हो जाने चाहिए। फिर 4 शेड्यूल और होते हैं P&L के। 4 शेड्यूल कौन सा होगा? जो 13वां शेड्यूल होगा आपका, जो आपका इनकम होगा, और 14वां अदर इनकम, 15वां जो है एक्सपेंडिचर और 16वां जो है अदर एक्सपेंडिचर। तो इस तरह के शेड्यूल होते हैं 16। तो 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। चाय पीते पीते एक देखो काम करते हैं आप लोग ना, है ना। ये देखो जागृत प्रसाद की चाय ऐसी ठंडी हो जाती है उसकी ऑफिस में, है ना। बोले क्या ही करें सर, चाय पिए कि काम करें बताइए? बोले चाय आके रख के चला सर जाता है। ये हम्म, 16 शेड्यूल का सर कभी मतलब वीडियो अलग से रखा हुआ है क्या सर? हाँ रखा हुआ है, वीडियो रखा हुआ है, अभी भेज दूंगा, सेशन के बाद भेज दूंगा। तो ये जागृत प्रसाद के लिए ऐसी चाय आती है और वो देखता ही रह जाता है, चाय पी ही नहीं पाता है, सब लगा रहता है प्रोविजन में, है ना। चलिए, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोविजन रेट एक्सेप्ट SME एंड एग्रीकल्चर? स्टैंड हम क्या होता है, जब भी प्रोविजन किए जाते हैं तो सारे एसेट में किया जाता है, स्टैंडर्ड में भी किया जाता है, सब स्टैंडर्ड में भी किया जाता है, और डाउटफुल में भी किया जाता है, लॉस में किया जाता है, अलग अलग प्रोविजन किया जाता है। तो जरा कोई साथी बताएंगे जरा
कि स्टैंडर्ड में एसएमई और एग्रीकल्चर को छोड़ के कितना प्रोविजन किया जाता है। एक नॉर्मल प्रोविजन मांग रहा है, स्टैंडर्ड प्रोविजन कितना किया जाता है। तो स्टैंडर्ड अकाउंट है जो समय पर पटा रहा है, तो उसमें भी प्रोविजन जो है करना होता है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड जो एसेट्स में प्रोविजंस है ना, हमारे साथी कोई 20% बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो जी। है स्टैंडर्ड एसेट में इतना इतना प्रोविजन करेंगे तो कहाँ क्या ही कर पाएंगे, फिर तो अपने पास तो पैसा ही नहीं बचेगा। है दीपक जी शायद तो 5% होगा सर, है 5% हो सकता है। 5%, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, फिर तो लोन ही नहीं दे पाएंगे। अगर किसी को 1 लाख रुपए दिए तो 5,000 रुपये रखना पड़ेगा, तो कहाँ करेंगे, कहीं रखेंगे। तो जीरो होगा क्या सर? स्टैंडर्ड एसेट में जो प्रोविजन है वो होता है नॉर्मली, स्टैंडर्ड रेट जो होता है वो 0.40% है। 0.40% कितना है? 0.40%। लेकिन अगर एग्रीकल्चर और एसएमई की बात करें तो वहां पर 0.25% होता है आउटस्टैंडिंग का। लेकिन सवाल क्या पूछा है, देखो सवाल पूछा है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर और एसएमई स्टैंडर्ड रेट कितना है। स्टैंडर्ड रेट जो प्रोविजन का है वो है 0.40% ऑन आउटस्टैंडिंग। 0.40% ऑन आउटस्टैंडिंग जो है वो स्टैंडर्ड रेट है। लेकिन अगर यही सवाल आता कि स्टैंडर्ड लोन में एग्रीकल्चर और एसएमई में कितना प्रोविजन किया जाता है स्टैंडर्ड में, तो आपका आंसर होगा 0.25। इसका मतलब ये है जैसे कि किसी को मुद्रा लोन दिए 1 लाख रुपए, तो उसका प्रोविजन कितना होगा? 250 रुपये, 0.25%। ठीक है। और एग्रीकल्चर और एसएमई को छोड़ देंगे तो 0.40% का आपका प्रोविजन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे टीजर रेट पर हाउसिंग लोन है, स्टैंडर्ड है 2% होता है। कॉमर्शियल रियल इस्टेट है तो 1% होगा। और रेसिडेंशियल कॉमर्शियल रियल इस्टेट है तो 0.75% होगा। नॉर्मली जो प्रोविजन होता है 0.40% होगा। और एग्रीकल्चर और एसएमई के लिए वो 0.25% होगा। तो ये हो गया आपका प्रोविजन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द कमीशन रेट ऑफ आरटीजीएस आप एबव ₹2 लाख टू 5 लाख? ये तो आप लोग बताओ, ये आरटीजीएस करते हो ना ब्रांच में, कि आजकल आना बंद हो गया? आरटीजीएस वगैरह सब तो आजकल मोबाइल वगैरह से करते हैं वैसे तो, लेकिन आप लोग के पास आते ही होंगे जो बिजनेसमैन वगैरह होंगे आरटीजीएस एनईएफटी करने के लिए। तो जरा ये चैट बॉक्स में आप बताइए जरा, इसका कमीशन कितना कितना आता है आपका? 2 लाख से ऊपर और 5 लाख तक के जो आरटीजीएस आया तो उसमें कितना रुपए का कमीशन होगा आपका, जो कमीशन लेते हैं, कमीशन रेट याद आ रहा है किसी को? यस, ये श्रीवास्तव जी। पूरा नाम क्या है श्रीवास्तव जी, है ना? ओके। तो यहाँ पर क्या है, कमीशन रेट बताया गया है कि 2 लाख से 5 लाख में आरटीजीएस में कितना होगा। तो ये 25 रुपये प्लस टैक्सेस है, जीएसटी जो भी है 25 रुपये प्लस जीएसटी। और जो 5 लाख से ऊपर में कितना है जलद जी? 5 लाख से ऊपर में कितना होगा मैक्सिमम जो आपका आरटीजीएस का कमीशन कितना है? वो है 50 रुपीज़ है ना, वो 50 रुपीज़ है। तो यहाँ पर अलग अलग बैंकों का थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन नॉर्मली ये जो है ये 50 रुपीज़ 5 लाख से ऊपर है, और 2 लाख से ऊपर 5 लाख तक 25 रुपीज़ है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ये जबरदस्त सवाल है कि पीएमईजीपी सब्सिडी को बैंक मिलने पर कितने साल तक फिक्स डिपॉजिट के रूप में उसको सुरक्षित रखता है और उसके बाद खाते में यूटिलाइज करता है? ये तो आप लोग सब बता ही देंगे। 3 साल के लिए। पीएमईजीपी इज टू 3 बी years केप्ट sir. इन फिक्स डिपॉजिट फॉर 3 ईयर्स। हाँ, कितना दिन रखते हैं प्रियंका जी? 3 years sir. 3 ईयर्स। क्या है इसके पीछे का कारण, क्या हो सकता है 3 साल तक रखने का पीछे का उद्देश्य क्या है? तो पीएमईजीपी सब्सिडी जो है कैपिटल बेस्ड सब्सिडी है। मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योर ऐसा उद्योग धंधा शुरू करता है जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, मान लीजिए किसी में आप पैसा लगा रहे हैं, उद्योग खोल रहा है, तो न केवल उद्योग खोल रहा है बल्कि उस उद्योग से 10 लोग 15 लोग को रोजगार मिलने वाला है।
तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। इसीलिए सरकार जो है उसमें सब्सिडी देती है, कैपिटल देती है, पूंजी देती है कि भाई तू एक अच्छा काम करने जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे उद्योग धंधे से और भी लोग की आमदनी बढ़ेगी, उनको भी रोजगार मिल रहा है, तो इसलिए तुम्हारे इस पुण्य काम में हम भी योगदान करेंगे, हम लोग भी कुछ पैसा देंगे ताकि आपकी जो पूंजी स्थापना हो इस उद्योग धंधे के लिए अच्छे से हो। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कैपिटल सब्सिडी देते हैं। तो पीएमईजीपी में जो कैपिटल सब्सिडी क्या होता है, जो प्रोजेक्ट कास्ट होता है उस प्रोजेक्ट कास्ट के आपका 25% से लेके 35% तक आपको सब्सिडी मिलता है। तो सब्सिडी मिलने पर बैंक को उसको फिक्स डिपॉजिट में रखा जाता है ताकि वो सस्टेनेबल उस उद्योग को करने के लिए ही उसका इस्तेमाल किया गया हो। इसीलिए पता चला सब्सिडी अभी तुरंत खाते में एडजस्ट कर देंगे तो फिर वो उसका दुरुपयोग ना कर ले, इसीलिए ये यहाँ पर गलती लिखी है, 5 साल गलत लिखा है, इसको 3 साल ही समझा जाए। तो 3 इयर्स तक का जो है ये सब्सिडी जो है फिक्स डिपॉजिट के तौर पे रखा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 3 इयर्स। तो इसीलिए कि 3 साल के बाद वो अकाउंट्स में, लोन अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है ताकि कम से कम 3 साल तक वो इंडस्ट्री जब तक चलता रहे उसको उस सस्टेनेबल तरीके से रन करे, उसके बाद सब्सिडी दिया जाए, क्योंकि उसके बाद तो वो अपग्रेडेशन कर सकता है और आगे भी उसको सस्टेनेबल क्रेडिट ग्रोथ, सस्टेनेबल यूनिट एस्टेब्लिशमेंट, उसके लिए ही ये रखा गया है इसको, और उसका दुरुपयोग ना हो उस कैपिटल का, इसीलिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज नेगेटिव लियन। तो कई बार हम लोग सेशंस में नेगेटिव लियन की चर्चा किए हैं, बैंकर्स राइट्स एंड ड्यूटी में नेगेटिव लियंस के बारे में जानकारी आप लोग जानते भी होंगे। नेगेटिव लियन किसे कहा जाता है, ये सवाल पूछा गया, और जब भी कोई बोरोवर ये डिक्लेयर लिख के दे दे कि मेरी जो सिक्योरिटी है उस पर मैं किसी का चार्ज क्रिएट नहीं करूंगा, ये वचन दे दे, उसको बोलते हैं नेगेटिव लियन। नेगेटिव लियन का मतलब ऐसा है कि अगर कोई बोरोवर जो है वो ये वचन कर देता है कि मैं मेरे सिक्योरिटी पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करूंगा, आपके जो भी बिना अनुमति से चार्ज क्रिएट नहीं करूंगा, ना ही इसको बेचूंगा, उसको बोलते हैं नेगेटिव लियन। तो नेगेटिव लियन जो है बैंकर्स जो है एक ऐसा लियन है जो पसंद नहीं करते बैंकर्स, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वचन रहता है जिसमें जो बोरोवर है वो एक डिक्लेरेशन देता है कि मेरे एसेट्स जो हैं किसी प्रकार के चार्ज नहीं लगा है एसेट्स पर, और कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करूंगा बिना बैंक के परमिशन के, खाली ये लिख के दे देता है, डिक्लेरेशन दे देता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव लियन। तो ये नेगेटिव लियन की परिभाषा है। अगला है आपका नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ 1 नंबर का क्वेश्चन। नॉमिनेशन जो है खातों में एकदम पहला कार्रवाई है। क्यों? क्योंकि जब तक जिंदा है वो तो ऑपरेट करेगा, लेकिन जिंदा रहते रहते ये बैंक को बता जाता है कि मेरे मरने के बाद ये पैसे को किसी को दे दीजिएगा, मैं आप उसके लिए भार मुक्त कर रहा हूं, मैं उसको लिए आप ये पैसा इसको दे देंगे तो आप अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे। ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया है। तो सवाल पूछा है नॉमिनेशन से, नॉमिनेशन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ व्हिच एक्ट। ये सीधे सीधे सवाल पूछ के दिया है कि नॉमिनेशन की व्याख्या जो है वो कहाँ की गई है, कौन से सेक्शन कौन से एक्ट में की गई है। तो आप लोग जरा बताइए, कोई जानते हैं नॉमिनेशन की व्याख्या? प्रियंका जी, नॉमिनेशन क्या होता है? नॉमिनेशन सुने नाम नॉमिनेशन का? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 45 ए ए से जेड तक। अच्छा, ए से जेड तक, बहुत दूर हो गया, ABCD मतलब तो लग गया। मतलब हम्म, ए से ऐसे कुछ है सर। अच्छा, ओके। तो नॉमिनेशन जो है डिपॉजिट्स अकाउंट्स में, जी। सेफ कस्टडी में और सेफ लॉकर में किया जाता है नॉमिनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें गुड्स एंड सिक्योरिटी और अमाउंट रहता है, तो उसी को जो है किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर जाता है, एक ग्राहक अपने जिंदा रहते नॉमिनेट कर जाता है कि बैंक के मैनेजर साहब मेरे जिंदा रहते तक तो मैं ही लूंगा, अगर किसी कारणवश मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे मृत्यु के बाद मेरे जो आर्टिकल्स हैं, मेरा जो गुड्स है, मेरा सिक्योरिटी है, या मेरा जो पैसा है, वो जो है आप क्या करिएगा, उस नॉमिनेट जो मैं किया हूं उसको दे के भार मुक्त हो जाइए। इसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन
45ZA से लेके 45ZF 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में की गई है। तो 45ZA और ZB जो है डिपॉजिट के नॉमिनेशन को बताता है। सेफ कस्टडी में 45ZC ZD को बताया है और 45ZE ZF में लॉकर को बताया है। अब बताइए, एक लोन ऐसा भी है जहां पर नॉमिनेशन हम लोग को करना होता है, वो कौन सा लोन है? कोई साथी बताएगा? हाँ सर, KCC, हाँ जी, किसान क्रेडिट हाउस कार्ड लोन सर। सर। किसान क्रेडिट कार्ड। अरे साला, किसान क्रेडिट कार्ड में क्या ही नॉमिनेशन लोगे यार, हैं? और बताइए, हाउसिंग लोन कह रहे हैं वो, हाउसिंग लोन। एक लोन ऐसा है जहां पर नॉमिनेशन करना होता है, वो होता है गोल्ड लोन। क्या होता है? गोल्ड। वो डिपॉजिट नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो एक हिसाब से सेफ कस्टडी जैसा है कि नहीं। एक व्यक्ति लाके अपना गुड्स एंड सिक्योरिटी दे दिया, आप अपने सेफ कस्टडी में रखे हो, तो वहां पर एक नॉमिनेशन होता है सेफ गोल्ड लोन में। बाकी जो है आपका डिपॉजिट, सेफ कस्टडी और सेफ सेफ डिपॉजिट लॉकर में ही आपका नॉमिनेशन होता है। तो नॉमिनेशन की व्याख्या इतने में ही की गई है। तो उसमें जो सेफ कस्टडी में जो आर्टिकल रखा गया उसकी भी व्याख्या 45ZC ZD के आधार पर ही की जाएगी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल ये पूछा गया, एज पर ऑडिट पॉलिसी कंप्लायंस ऑडिट फॉर हाउ मेनी ब्रांचेज इज नेसेसरी। तो ये बताइए जरा, क्या है प्रियंका जी, कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है? आपके ब्रांच में ऑडिटर आते हैं प्रियंका जी? आपकी ब्रांच में ऑडिटर आते हैं? हेलो, हाँ सर। कितने साल में आते हैं? कितने साल में आते हैं ऑडिटर? ऐसे कुछ याद आ रहा है? सर एवरी ईयर ही तो आता है। एवरी ईयर आता है, वो ऑडिट पॉलिसी के हिसाब से आता है। आपकी ब्रांच लो रिस्क में है, हाई रिस्क में है, मीडियम रिस्क में है, या उसमें किस में, उसके आधार पर आते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ईयरली मानते हैं, क्योंकि हमारी ब्रांच से जो है प्राय लो रिस्क या मीडियम रिस्क में होती है। तो जैसा कि आपकी ऑडिट पॉलिसी हम पढ़ाते हैं, तो उसके आधार पर देखिएगा कि 12 से 15 महीने के अंदर अगर लो रिस्क में है तो, है ना, और 12 महीने में ऑडिट होगा। अगर मीडियम रिस्क में है तो, हाई रिस्क में है तो 9 से 12 महीना या 6 से 12 महीने के अंदर है। अलग अलग बैंकों की अलग अलग पॉलिसी है। तो यहाँ पर आपकी ब्रांच का ऑडिट करके चले गए, ऐसे सभी ब्रांच का ऑडिट होता है। तो ऑडिट पॉलिसी में कहा गया है कि कितनी ब्रांचेस का कंप्लायंस ऑडिट किया। कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है? जब ऑडिटर आता है आपकी ब्रांच में, ऑडिट करके चला जाता है प्रियंका जी, तो उसमें क्या क्या कमियां बता के जाता है। ठीक है, तो कमियां बता के जाता है, तो आप क्या करते हो? आपको किसी को पता है? कोई अमित जी या कोई और, कोई भी साथी? सर सर हाँ एक सर, महीने में जो उसको रेक्टिफिकेशन ऑडिट करते रिपोर्ट हैं हम आती लोग। है, हाँ, ऑडिट रिपोर्ट आती है तो उसके एक मंथ के अंदर उसको कंप्लाइंस जो निराकरण करना होता है उसका। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब जो ऑडिटर साहब आए थे, ऑडिट में आपके बिजनेस पैरामीटर, आपके कंप्लायंस पैरामीटर और आपके एंसिलरी सर्विसेज में जो भी आपने कार्रवाई की है बैंक में, उनकी जांच करेंगे। हर भाग में कमियों को लिख के जाएंगे। उनका काम है कमियों को लिख के जाना, और फिर उस ऑडिट रिपोर्ट को आपके कंट्रोलिंग ऑफिस को दे देते हैं कि मैंने फला ब्रांच को ऑडिट किया, इनमें ये कमी है। तो आप अपना देख लो भैया, इसको निपटारा कर लीजिए, नहीं तो बैंक को नुकसान होने की आशंका है। तो वो रिपोर्ट जब आपके पास आता है, पत्र के साथ आता है कि इसका 30 दिनों के अंदर निराकरण करिए, नहीं तो फिर आपको कारण बताओ नोटिस जारी होगा या जो भी एक्शन लिए जाएंगे कमेटी के द्वारा। तो आप क्या करते हो? उस कमियों को पूरा करने लग जाते हो। मान लीजिए उसने बोला है कि गाड़ी लोन दिया है, गाड़ी के आरसी बुक नहीं लिया, तो आरसी बुक लेने लग जाते हो। उसने लिखा है कि इंश्योरेंस नहीं किया, तो इंश्योरेंस लेते हो। रिन्यूअल नहीं किया तो रिन्यूअल करते हो। ये सारी कमियों को पूरा करते हो। पूरा करने के बाद आप ना एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट देते हो कि मैंने जितनी कमियां ऑडिटर साहब ने बताई थी वो सारी कमियों को दूर कर लिया। तो हमने सारी कमियों को बिंदुवार तरीके से दूर कर लिया, सब ठीक कर लिया, सब ठीक कर लिया, सब ठीक कर लिया, ऐसे करके कंप्लायंस सर्टिफिकेट देते हो। अब जब सब ठीक कर लिया, ठीक कर लिया, ठीक कर लिया करके सब साइन करके जमा कर देते हो, उसी की जांच करने आते हैं, वो होता है कंप्लायंस ऑडिट। क्या बोलते हैं उसको? कंप्लायंस ऑडिट। ठीक है प्रियंका जी, समझ गए अभी?
कि जो आपने कंप्लायंस किया है, जो आपने लिखा है कि हाँ हमने हासिल कर लिया, जैसे आपने लिखा है इंश्योरेंस नहीं था, लिखा है ऑडिटर ने, तो आपने लिखा कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी प्राप्त कर लिया है, तो उसी को चेक करने आएगा, उसको कंप्लायंस ऑडिट बोलते हैं। तो ये कंप्लायंस ऑडिट जो है 10% ऑडिटेड ब्रांच का करना है। मान लीजिए आपकी 100 ब्रांच का ऑडिट हो गया, तो 100 में से क्लोजर हो जाएगा, उनका आ जाएगा ब्रांच से कि हमने कर लिया। तो क्लोजर होने के बाद 10% का कंप्लायंस ऑडिट चेक किया जाता है कि देखे तो सही सही में किया है कि खाली हाथों में लिख दिया है कलम से, तो इसको बोलते हैं कंप्लायंस ऑडिट, है ना। तो ये होता है कंप्लायंस ऑडिट, 10% ब्रांचेस का होना चाहिए, होता है पॉलिसी के हिसाब से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर डिलेड रिप्लाई एज पर आरटीआई एक्ट 2005? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, जिसके तहत आपको 30 दिनों के अंदर जवाब देना होता है। अगर लाइफ और लिबर्टी से संबंधित हो तो 48 आवर्स में जवाब देना होता है। तो आप बताइए कि अगर ऐसा डिले हुआ तो क्या प्रावधान है पेनल्टी का, पेनल्टी का क्या प्रावधान है। तो पेनल्टी का जो प्रावधान है वो, अगर डिले किए तो 1 दिन का जो प्रावधान है वो 250 रुपये पर डे, और मैक्सिमम पेनल्टी जो है 25,000 है, जो CPIO या जो भी उसमें जो पर्सन होंगे, जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर होंगे, उनको दिया जाए, पेनल्टी लगा सकते हैं मैक्सिमम 25,000 पर डे, 250 रुपीज़। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर लीज ऑफ बैंक प्रीमाइसेस? बैंक प्रीमाइसेस का मिनिमम लीज पीरियड क्या होगा, ये कहा गया है। तो इसके लिए आपको अपना प्रीमाइसेस पॉलिसी देखना होगा, JAD पॉलिसी देखनी होगी। तो प्रीमाइसेस पॉलिसी में ज़्यादातर बैंकों का जो लीज पीरियड होता है वो, जैसा कि दीपक जी ने बताया, लीज जो होता है, बैंक है लंबे समय के इस्तेमाल के लिए प्रीमाइसेस लेता है, तो इसीलिए इनका लीज भी थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। और उसमें एक ऑप्शन दिया रहता है कि 5-5 साल में भाई हम किराए पर निगोशिएट कर लेंगे, बात कर लेंगे, किराए हम आपका 5% बढ़ा देंगे, 10% बढ़ा देंगे, लेकिन हमको तो लीज एग्रीमेंट जो साइन करोगे ना वो 15 साल का दे दो। तो प्रीमाइसेस शुड बी लीज बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल के लिए हमको लीज एग्रीमेंट कर दो भैया। ये अलग बात है कि 5 साल बाद हम आपका किराया बढ़ाने पर तैयार हैं, 5 साल बाद हम किराया बढ़ा देंगे 10%, फिर और दे देंगे किराया, लेकिन 15 साल के लिए लीज आप कर दीजिए। कारण ये है क्योंकि बैंक प्रेमाइसेस लंबे समय के लिए इस्तेमाल होगा, ग्राहक रहते हैं, अचानक वो खाली करने के लिए बोल दे तो सब दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, व्हाट इज द ग्रेशम लॉ? ग्रेशम लॉ क्या है? ये भी सवाल जो है अभी काफ़ी पूछ रहा है, मैं पिछले साल देखा ये सभी ग्रामीण बैंक में ग्रेशम्स लॉ के बारे में पूछ रहा है, और ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया ग्रेशम लॉ का। तो ग्रेशम लॉ जो है आप लोग सब याद कर लिए हो, क्योंकि इतनी बार रिकॉल क्वेश्चन में ये सवाल पूछा गया ना ग्रेशम लॉ के बारे में, तो आप लोग सब जो है याद कर लिए हैं। एक प्रिंसिपल है ग्रेशम का जो कहता है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी एंड कैन बी अप्लाइड टू द करेंसी मार्केट। ये करेंसी मार्केट में अप्लाई होता है कि जो बुरी मुद्रा है अच्छी मुद्रा को मार्केट से बाहर कर देता है। अब इसको ये नॉर्मली तो आपको याद है, बैड मनी ड्राइव्स गुड आउट गुड, मतलब जो खराब मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है, ये ऐसी बात ग्रेशम लॉ में कही गई है। लेकिन ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ग्रेशम लॉ की? एक्चुअल में ग्रेशम जो महाशय है ना, वो ग्रेशम ये के इकोनॉमिस्ट हैं। कौन है? अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है सर थॉमस ग्रेशम। ये थॉमस ग्रेशम जो हैं एक अर्थशास्त्री हैं, और ये इंग्लैंड के जो है अर्थशास्त्री हैं, और ये आर्थिक सलाहकार जो थे, ये महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड के आर्थिक सलाहकार थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि एक्चुअल में महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में जो सिक्के चलन में थे उनका जो मूल्य कम हो गया। तो मूल्य कम हो जाने की वजह से महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया, वो पुराने सिक्कों की जगह नए सिक्के बाजार में पेश किए। तो हुआ ये क्या, लोग नए सिक्कों को अपने पास रख लिए, पुराने सिक्कों को प्रचलन में ला दिए। तो जबकि महारानी जी ने नए सिक्कों का ये सोचा था कि नए सिक्के इस्तेमाल होंगे, पुराने सिक्के जो हैं प्रयोग कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब नए सिक्के वो मार्केट में लाए
तो हुआ ये कि वो नए सिक्के जो है वो सब अपने पास रख लिए और पुराने सिक्के जो है निकाल दिए। तो इसके लिए उन्होंने ग्रेशम को बोला कि इनका समाधान खोजिए, थोड़ा सा देखिए समस्या क्या है। तो वो काफ़ी रिसर्च किए, इसमें गहन सोच विचार के बाद उन्होंने एक नियम दिया जिसको ग्रेशम लॉ कहते हैं कि बुरी मुद्रा अच्छे मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसको समझना इस तरीके से ज़रूरी है कि यहाँ पर बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा इस तरह से कहा गया है कि बुरी मुद्रा जिसमें पुराना हो गया, क्षय हो गया, जिसकी वजह से उसका मूल्य कम हो गया, उसको बोला गया है, और अच्छी मुद्रा जिसमें मूल्य कम नहीं हुआ। तो अब यहाँ यहाँ पर एक हिसाब से ये है कि जब नए सिक्के उन्होंने जारी किया, तो जो पुराने सिक्के हैं जो लोग अपने पास रखे थे, वो बाजार में चलाने लग गए, नए सिक्के को अपने पास रख लिए। तो यहाँ पर दो तरह के जो मतलब अच्छा जो पैसा है वो घिसा पिटा फटा ना हो उसको रख लिया, और जो घिसा पिटा उसको मुद्रा को जिसमें बाहर ला दिया। तो ये सामान्य एक स्वभाव है, ह्यूमन स्वभाव है, उसके आधार पर ये ग्रेसम लॉ दिया कि बैड मनी आउट गुड वन, ऐसा करके लिया। तो बुरी मुद्रा अच्छे मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है, जैसे अच्छी मुद्राएं अंदर हो जाती हैं। ये बात कही गई है ग्रेसम के नियमानुसार। तो ये सवाल पूछा गया। तो इस तरह से आज के सेशन में हम लोग कम ही सवाल, 15 लोग हैं तो 15 सवाल, है ना। ज़्यादा लोग होते तो एक आध सवाल और ले लेते। तो अभी तो बस ये हमारे जो है ना, बस आराम से देखो कैसे हमारे एक बैंकर साथी कितना बढ़िया झूला, मतलब क्या झूला लगा के कितना बढ़िया से सो रहे हैं, देखो शायद सुकून की नींद है ना। अरे बोले महाराज, हम बैंक से आते हैं ना तो हमें ना कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसी नींद आती है कि पूछो मत, कहीं भी सुला दो सर हम सो जाएंगे। हम्म। हाँ एक्सक्यूज जी। सर। हम्म। सर मैं कई दिन से ना मेरा लैपटॉप में मेरा ये लाइव लिंक आता नहीं है सर। मैं मोबाइल पे आता है लेकिन मेरे लैपटॉप में नहीं आता है। लैपटॉप में नहीं आता है? तो आप लैपटॉप में उसको कनेक्ट करिए ना अपने व्हाट्सएप को, तो लैपटॉप में भी आएगा, जैसे मोबाइल में व्हाट्सएप जी आता ना, मैं है। मोबाइल या में तो आता है आपको लेकिन वो आपको आपको जब हाँ व्हाट्सएप में मैं देता हूँ लिंक ना, तो उसमें एक मीटिंग हाँ आईडी और पासवर्ड होता है। तो मीटिंग आईडी तो हमेशा एक ही है हमारा, एक ही में एक बार मीटिंग आईडी सेव कर लिए तो आपको बार बार टाइप नहीं करना है ना। तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए लैपटॉप वाले में, जब भी मैं लाइव होता हूँ जूम में तो भी तो सबको नॉमिनेशन नोटिफिकेशन चला जाता है। कई साथी तो बिना लिंक जाए जुड़ जाते हैं क्योंकि उनको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आप क्या करिए, लैपटॉप में अपने किसी जानकार साथी से कहिए कि उसमें भी व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दे, तो जैसे लिंक आएगा तो लैपटॉप में भी आ जाएगा। तो ठीक उसमें है। सर हम उसे वेब डॉट क्लास क्लास ऐप डॉट कॉम इसमें जाते हैं नॉर्मली, उसमें से अब जाकर स्टोर है ना, वो स्टोर तो ऐप है, उसमें जाते वो तो हैं। हाँ ऐप ऐप में है, है जाते हैं। वो ऐप है। हाँ हाँ। बट ये लाइव सेशन जूम पे होता है, लाइव सेशन जूम पे होगा। इसके बाद अभी जब और ये तो सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसको मैं फिर हम्म, ऐप पर ले जाऊंगा। ठीक है, ऐप तो आप अपना देखते रहिए। तो अच्छा लग रहा है, सीखने में मजा आ रहा है सलीम जी? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, आराम से सीखना पड़ेगा। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। ठीक उसी तरह कितना भी काम करा लो, एक बैंकर को कभी आप थका नहीं सकते। करता रहेगा करता रहेगा। ये देखो अभी बढ़िया फ्रेश होके बैठे हैं हमारे सलीम रजा जी, कल जाएंगे बैंक में फिर खटर पटर करेंगे, है ना। तो हम लोग को इतनी आदत हो जाती है कि आ जाओ और आ जाओ और आ जाओ, अच्छा लगता है। कितने लोग है ना, कई बार किसी दिन ग्राहक नहीं आते हैं तो कैसे लगता है सलीम जी, जिस दिन कस्टमर नहीं आते कैसे लगता है, अरे क्या ही है यार, कोई आया ही नहीं है। हाँ और सलीम जी को तो सर। ऐसी आदत ही हो गई, जाते ही ना उसको घेर लेते हैं सब लोग, 10-15 लोग तो इनको घेर ही लेते हैं इनको। ये है दो, ना, तो आरटीजीएस करो है ना। रास्ता रहता है। हम्म। हम्म। चलिए, तो हमको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक है थोड़ा थोड़ा नॉलेज डेली सीखना है, समय हमको इसी समय मिल पाता है। दूसरा, जो हम सीखते हैं दिन में, जैसे आज दिन में 4 चीज़ें सीखे तो उनको डायरी में लिख देना है। और बीच में जब भी वक्त मिले एक वीडियो ओपन करके, जैसे सलीम जी जो हैं वो www.web.से देख देते हैं लैपटॉप में या मोबाइल में, तो वैसे वीडियो देख लेना।
और अगर इन बिटवीन आपको कोई चीज़ टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर देंगे, तो मैं उसका लिंक भेज दूंगा। कई बार आपको मिलता नहीं होगा लिंक, ताकि आप खाली समय में उसको देख पाओगे। तो चलिए, हाँ आप सर, इसी तरह सीखते रहिए। आज के सेशन से जो सवाल हैं उनको याद रखिए, क्योंकि आने वाले प्रमोशन एग्जाम में इनमें से जुड़े हुए सवाल आएंगे, तो आप सीधे सीधे उनका उत्तर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जितने भी रिकॉल क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए हीरे मोती जैसे इंपॉर्टेंट्स होते हैं, क्योंकि इन सवालों के माध्यम से आपको पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे अभी हम कोई सवाल डिस्कस किए होंगे तो आप देखिए पूरा टॉपिक ही डिस्कस हो गया। तो इसी तरह सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी के गीत गाते रहिए, और फिर मुलाकात करते रहिए। ओके, आप सभी से विदा लेता हूँ। सर कल, जेआईबी की तैयारी करवा दीजिए सर। तो आज जेबी का चल रहा है ना, दिवाली जेबी का सारा चल रहा है, कुछ के सेशन ऑलरेडी अपलोड है। अभी हम पढ़ रहे हैं रिटेल। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? रिटेल में रिटेल। वेल्थ मैनेजमेंट चल रहा है। तो ये 6-7 दिन में ये खत्म हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद अकाउंटिंग के कुछ वीडियोस अभी डले हुए हैं पहले ही, उसको मैं शिफ्ट कर दूंगा, सुबह देख लेना। और जी सर। पीपीपी के तो काफ़ी हो चुके हैं, फिर एक और बचेगा, उसको भी करवा देना, है ना। ठीक है, चलिए, तो आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।